नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए दीदी की शादी का अंजाम। देव के कदम तेजी से कार पार्क की ओर बढ़ रहे हैं। आज काम पर इतनी देर हो गई कि समय का कुछ पता ही नहीं चला। बेचारी मॉम परेशान हो रही होंगी। उन्हें एक फोन तक नहीं कर पाया। आज कस के डांट खाने के लिए तैयार हो जा बेटा देव। स्वयं से बातें करते हुए उसने कार स्टार्ट कर दी। उधर कैथरीन से भी काम के बाद मिलने का वादा किया हुआ है। वह मुंह फुलाकर बैठी होगी। मॉम को मनाना तो बहुत आसान है, मगर कैथी, उफ, उसका गुस्सा तो इस समय जाने कौन से आसमान पर होगा। सोचते हुए देव जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सामने रेखा, उसकी माँ, इंतजार में खड़ी मिली। देव मुस्कुराते हुए प्यार से माँ के गले लग गया। मॉम, आप क्यों ऐसे दरवाजे पर खड़ी रहती हैं? थक जाती होंगी। हाँ हाँ, कितनी चिंता है माँ की, वह तो देख ही लिया है। सारा दिन एक फोन करने की भी फुर्सत नहीं मिली तुझे। रेखा बनावटी गुस्से से बोली। क्या करूं? आज यूरोप के कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी, बस उसी में थोड़ी देर हो गई। चलिए ना, बहुत जोर से भूख लगी है माँ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप जल्दी से खाना लगा दीजिए। देव बच्चों की तरह मचलते हुए बोला। कोई इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ को देखते ही छोटा सा बच्चा बन जाता है। एक तो देर से आते हो और दूसरा घोड़े पे सवार होकर। रेखा बड़े गर्व से बेटे को प्यार से देखते हुए बोली। जानती है मम्मा, आज सारा दिन काम में इतना बिजी था कि चाय पीने का भी समय नहीं मिला। तो क्यों करते हो इतना काम जो कुछ खाने पीने की भी सुध ना रहे? बीबी आ गई तो यह सब नहीं चलेगा। सोचती हूँ कि अब रोज शाम को दरवाजे पर खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करने वाली आ ही जानी चाहिए। हाँ मॉम, अब कैथरीन मेरा इंतजार करेगी या मुझसे करवाएगी, यह तो समय ही जानता है। कैथरीन? जी मॉम, क्या आप अभी तक नहीं समझी? मैं और कैथी कितने पुराने दोस्त हैं। हाँ, जानती हूँ बेटा कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, मगर शादी तो किसी अपनी कम्युनिटी की ही लड़की से करनी चाहिए ना। वाह माँ, ये कहाँ का इंसाफ है कि प्यार किसी से और शादी किसी और से। कैथरीन ने उस समय मेरा साथ दिया है जब हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे थे। मेरे लिए उससे अच्छा जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। और फिर किसी लड़की से बिना मिले, बिना जाने, इसलिए तो शादी नहीं कर सकता ना कि वह मेरी अपनी ही कम्युनिटी की है। मगर बेटे, कभी हम अपने देश जाएंगे तो वहां मैं क्या कहूंगी किसी को कि मेरा एक ही बेटा है और उसने भी अपनी मर्जी से गोरी से शादी कर ली। लोग ताने मारेंगे तुम्हारी माँ को। क्यों मॉम? जब हमारा उनकी किसी बात में इंटरफेयर नहीं है तो फिर हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से क्यों नहीं जी सकते? क्यों हम हमेशा इस बात से डरते रहते हैं कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, जिनसे हम सालों के बाद मिलते हैं? अब आप इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। समय बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन बेटे, माँ के भी तो कुछ अरमान होते हैं ना। जब एक बेटा पैदा होता है तो माँ बाप उसे लेकर ना जाने क्या कुछ सपने देखने लगते हैं। सपने बच्चे भी देखते हैं माँ। क्या मुझे उन सपनों को पूरा करने का कोई हक नहीं, जिनमें सिर्फ कैथी है? किसी और लड़की के बारे में तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकता। देव की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। पर देव, नहीं मॉम, आप कब यह मानेंगे कि अब यही हमारा देश है जहां हम रहते हैं? आप सोचते हैं कि हम कभी इंडिया वापस चले जाएंगे? नहीं, मैं यही पैदा हुआ हूँ, यही कमाता खाता हूँ और इसी देश की लड़की से शादी भी करूंगा। लेकिन बस माँ, दीदी की शादी का अंजाम आपके सामने है। मुझे तो बेचारे जीजू पर तरस आता है, जिन्होंने दीदी को कितना प्यार दिया। अगर मेरी पत्नी ने ऐसा किया होता तो मैं अपने घर से न निकलता, बल्कि उन दोनों को धक्के देकर घर से बाहर कर देता। वैसे भी आंखें मूंद कर आपकी पसंद की लड़की से शादी करके मैं जीजू की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता।
मैं उसी से शादी करूंगा जिसे मैं बहुत सालों से जानता हूँ। बेटे की बातें सुनकर रेखा का चेहरा एकदम उतर गया। माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह बोला, मुझे मालूम है इस समय यह बातें आपको बहुत कड़वी लग रही होगी, लेकिन बिना सोचे समझे और दबाव में आकर शादी करने से एक नहीं कितने ही जीवन बर्बाद हो जाते हैं माँ। जो जीजू के साथ हुआ है जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ भी हो देव। प्लीज मॉम, समझने की कोशिश करिए। इस बारे में मुझ पर जोर मत डालिएगा। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है। आप जानती हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, परंतु मेरी जिंदगी मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। मैंने और कैथी ने जल्दी ही शादी करने का फैसला कर लिया है। फैसला जब तुम लोगों ने कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली, बोला तो देव, जिसे सुनकर रेखा को एक और झटका लगा। और हाँ मॉम, जैसे ही हमारी शादी की तारीख पक्की हो जाएगी हम आपको बता देंगे। अब अपने ही बेटे की शादी की तारीख पक्की करने में उसकी सलाह की भी किसी को जरूरत नहीं रही। मेरी सलाह की जरूरत तो इसके पापा को भी कभी महसूस नहीं हुई थी। अगर मानी होती तो विनी का यह हाल ना होता। आज फिर एक बार बोलने से पहले ही रेखा की जुबान को बंद कर दिया गया था। आगे देव से क्या बातें हुई उसे कुछ भी याद नहीं। बस एक ही बात उसके दिल पर हथौड़े मारती रही, दीदी की शादी का अंजाम आपके सामने है। दीदी, हाँ, देव की बड़ी बहन वीनी। छोटी सी वीनी जब अपनी तोतली आवाज में अंग्रेजी बोलती तो उसके पापा अतुल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। वह बेटी को अंग्रेजी बोलने के लिए और प्रोत्साहित करते। रेखा कुछ विरोध करे उससे पहले ही उसे डांट कर चुप करा दिया जाता था। बेटी तोतली आवाज में अंग्रेजी कविताएं सुनाती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। अच्छा क्यों न लगता। अतुल जब भारत छोड़कर ब्रिटेन आए थे तो उस समय यहाँ का वातावरण कुछ और ही था। अंग्रेज लोग एशियंस को हीनता की नजरों से देखते थे। उनके हिंदुस्तानी एक्सेंट के अंग्रेजी बोलने पर मजाक उड़ाया जाता था। गोरों को यह भी डर था कि हिंदुस्तानी लोग मेहनती होते हैं, ये हमसे हमारी नौकरियां छीन लेंगे। इतना पढ़े लिखे होकर भी अतुल ने इस देश में बहुत कुछ सहा। सहा तो रेखा ने भी, परंतु खामोशी से। सारा दिन फैक्ट्री में काम करने के बाद आते ही वह किचन में लग जाती। एक पल का भी आराम नहीं था उसे। बच्चों के स्कूल की पढ़ाई चाहे मुफ्त थी, लेकिन ऊपर के खर्चे भी तो बहुत थे। रेखा रात को बिस्तर पर लेटती तो डर से कराह भी नहीं सकती थी कि कहीं अतुल के कानों में आवाज ना पड़ जाए। यही कारण था कि उनके बच्चे जब अंग्रेजी एक्सेंट से इंग्लिश बोलते तो उन्हें यह सोचकर खुशी होती कि हमारे बच्चे भी अंग्रेज बच्चों से कम नहीं हैं। वह तो यही चाहते थे कि जो पीड़ा उन्होंने सही है उनके बच्चे उससे दूर रहे। वह दूर जरूर हो गए, मगर अपनी भारतीय संस्कृति जो बच्चों के लिए किताबों तक रह गई थी। बेटी विनी तो हर प्रकार से अंग्रेजी रंग में रंग चुकी थी। क्लबों में जाना, रात देर तक घर से बाहर रहना, माँ रोकती तो कड़ा जवाब मिल जाता। माँ, आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। हाँ, वह अपना कैसा लुक आफ्टर कर रही है यह तो माँ को अपने सामने ही नजर आ रहा है। विदेशी संस्कृति ने बच्चों को यह शिक्षा जरूर दी है कि अपने से बड़ों को कैसे जवाब दिया जाए। जब अपना ही बच्चा माँ बाप से यह कह दे कि कितने साल हो गए आपको इंडिया से यहाँ आए, लेकिन अभी भी आप वहीं के दकियानुसी उसूल संस्कार जाने क्या क्या लेकर चल रहे हैं। प्लीज हमें इन दो देशों के दोहरे बंधन में मत बांधिए। आप भी थोड़ा आगे बढ़िए और हमें भी हमारी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। उस समय खामोशी से बच्चों का मुंह देखने के सिवाय कोई और चारा भी तो नहीं होता।
मुंह दिखाने के डर से ही तो अतुल चाह कर भी कभी वापस इंडिया नहीं जा पाए। उनके समान और भी सैकड़ों परिवार अपने ही बच्चों के सामने हार मान चुके थे। एक माँ हर मुश्किल का डट के सामना कर सकती है, परंतु अपने पेट के जायों के सामने खामोश हो जाने के लिए मजबूर हो जाती है। इसके लिए कौन किसको दोष दे? दोष तो सारा वीनी का भी नहीं था। यह रास्ता भी उसे अपनों ने ही दिखाया था। अब वह अंग्रेजी बोलती ही नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के तौर तरीके और रंग ढंग भी अपना रही थी। रेखा का दिल किसी अनजाने डर से कांप उठता, मगर यह उसकी मजबूरी समझो या पति से विरोध का डर, जो वह बेटी के भटकते कदम न रोक सकी। मॉम, मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी। विनी बेटे, तुम्हारे सारे ही अंग्रेज दोस्त हैं, एक भी बीच में इंडियन होता तो मुझे तसल्ली रहती। रेखा ने थोड़ा परेशान होकर कहा। ओह मॉम, प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाना। बाप के समान बेटी भी जुबान खुलने से पहले ही रेखा को चुप करा देती। चुप होने के स्थान पर काश उस समय रेखा ने इस बात का विरोध किया होता, तो शायद बेटी के घर से बाहर उठते कदमों पर कुछ अंकुश लगा पाती। कई बार अपनी ही खामोशी मजबूरी बनकर स्वयं पर भारी साबित हो जाती है। यह रेखा की मजबूरी ही तो थी, जो बेटी को पतन में गिरने से रोक ना सकी। वीनी कई बार रातों को भी घर से बाहर रहने लगी थी। हमारे भारतीय संस्कार जिसे पाप समझते हैं, वो यहाँ का मॉडर्न कल्चर माना जाता है, जो रेखा के अपने बच्चे बाखूबी अपना रहे थे। अपनाया तो हमें इस देश ने उस दौलत से, जिसने अपने ही बच्चों के सामने हमारे मुंह पर ताले लगा दिए। माना इस देश में रहकर हमने बहुत धन दौलत कमाई है, उस धन दौलत ने हमें दिया क्या? अकेलापन, जो जीवन का सबसे बड़ा श्राप है। जब औलाद होने पर भी कोई अकेला हो, बीमार हो जाने पर कोई पानी देने वाला ना हो, तो इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है? जब देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो कितनी ही उम्मीदें माँ बाप के दिलों में उमंगे लेने लगती है। उम्मीद तो आज एक बार फिर रेखा की टूटी थी। कैसे अपना ही बच्चा यह कहकर चल दिया कि शादी की तारीख पक्की हो जाने पर आपको बता दिया जाएगा। जैसे मैं उसकी माँ नहीं, शादी में आने वाली एक मेहमान हूँ। मेहमानों से तो उस दिन घर भरा हुआ था। कितने खुश थे सब लोग। अतुल हिथरो एयरपोर्ट गए हुए थे, अपने दोस्त प्रमोद और उसके परिवार को लेने के लिए। दोनों दोस्त अब रिश्तेदार जो बनने वाले थे। विनी भी उत्सुक थी, संयम अपने होने वाले पति से मिलने के लिए। वैसे संयम उसके लिए अनजाना नहीं था। वह देखना चाहती थी कि गोल मटोल सा संयम डॉक्टर बन के कैसा लगता है। भाई अच्छा क्यों नहीं लगता, पढ़ा लिखा 28 साल का बंका गबरू जवान है संयम। शादी के बाद वीनी को संयम के साथ इतना खुश देखकर दोस्तों को कुछ जलन सी महसूस हुई। जो वीनी दिन रात उनके साथ रहती थी, उन पे पैसा लुटाती थी, उसे वह इतनी आसानी से कैसे जाने देते। उन्होंने उसे हिंदुस्तानी दुल्हन कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। विनी जिसने सदैव स्वयं को अंग्रेज समझा, वह अपने लिए हिंदुस्तानी शब्द कैसे सहन कर सकती थी, और वह भी अंग्रेज दोस्तों के सामने। साबित करने के लिए उसने फिर से क्लबों में आना जाना शुरू कर दिया। बस दोस्त यही तो चाहते थे। दोस्तों के चाहने का ख्याल ना करके यदि विनी ने अपने पति का ख्याल किया होता, तो शायद उसके लड़खड़ाते कदमों को सहारा मिल जाता। कोई अगर मजबूत हो तो किसी की क्या मजाल जो उसे अपने इरादों से हिला सके। विनी तो शुरू से ही कंफ्यूज लड़की थी, जो दो संस्कृतियों के झूले में झूल रही थी। उसने तो यह सोचा था कि वह संयम को भी अपने रंग में रंग लेगी। कुछ रंग इतने पक्के होते हैं कि उन पर आसानी से कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। शायद संयम बहुत भावुक इंसान था। वह नया नया भारत से आया था। अभी उस पर यहाँ के तौर तरीके का कुछ प्रभाव नहीं हुआ था।
संयम ने सोचा कि धीरे धीरे अपने प्यार से वह पत्नी को भी बदलने की कोशिश करेगा। वह अपने अतुल अंकल से बहुत प्यार करता था, नहीं चाहता था कि उसके कारण घर में किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ हो। शायद विनी ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया था। फायदा उठाना कभी दूसरों के साथ साथ स्वयं पर भी भारी पड़ जाता है। संयम सारे दिन का थका हुआ घर आया तो देखता है कि विनी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। हजूर की सवारी कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है? संयम ने छेड़ते हुए प्यार से पूछा। मैं क्लब जा रही हूँ, विनी बेरुखी से बोली। उसकी बेरुखी को नजरअंदाज करके संयम ने बाहें विनी की कमर में डालकर कहा, भाई हमने तो सोचा था आज की शाम हम अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ बिताएंगे। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ विनी। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, विनी बेरुखी से उसका हाथ झटक कर बोली, थके हुए हो तो जाकर सो जाओ। मैं कोई 16वीं सदी की पतिव्रता स्त्री तो हूँ नहीं जो रोज शाम को घर बैठकर पति की सेवा करूंगी। अगर तुम्हें सही मायनों में अपनी थकावट मिटानी है तो तुम भी चलो मेरे साथ क्लब। संयम अभी यहाँ के रंग ढंग से दूर ही था। वह चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उस रात तो विनी ने हद ही कर दी थी। बताना मुश्किल था कि विनी ने कुछ खोया या संयम का संयम टूटा। आधी रात को नशे में चूर विनी अपने एक शराबी अंग्रेज दोस्त के साथ घर आती है। घर के बाहर कार रुकने की आवाज सुनकर संयम ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आज विनी ने विवाहित जीवन की हर हद को पार कर दिया था। वह शराब के नशे में धुत अपने दोस्त के बदन से चिपकी उसका चुंबन ले रही थी। दरवाजा खुलने की आहट सुनकर भी वह अलग नहीं हुए। संयम ही इस शर्मनाक दृश्य को और ना देख सका और पलके झुकाकर अंदर कमरे में चला आया। एक खुददार पति अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में कभी भी सहन नहीं कर सकता। सहन तो विनी भी नहीं कर पा रही थी अपने नशे को। वह लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आई। कमरे में आते ही संयम सोफे से उठते हुए बोले, विनी घड़ी देखी तुमने? और इस समय ये कौन था तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझती। अभी मुझे नींद आ रही है, तुम अपनी वकालत सुबह कर लेना। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। देखो विनी, मैं तुम्हारा पति हूँ और इस तरह तुम्हें पतन में गिरते हुए नहीं देख सकता। संयम आगे बढ़ते हुए प्यार से बोला, नहीं देख सकते तो चले जाओ अपने देश वापिस। तुम्हें रोका किसने है? तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारी रोज रोज की रोक टोक से। इतना तो मेरे पापा ने भी मुझे कभी नहीं टोका था। वह बेरुखी से बोली, काश उन्होंने समय पर तुम्हें रोका होता तो तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाता। बर्बाद तो तुमने कर रखा है मेरे जीवन को। तुमसे शादी का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम हो गई हूँ और अपने दोस्तों को छोड़ दूं। और हाँ, इस समय मैं तुम्हारा भाषण सुनने के मूड में नहीं हूँ, समझे? वह लड़खड़ाते हुए बोली। समझ तो संयम को नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस तरह रात को वह कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था। पति के होते हुए पत्नी आधी रात को नशे की हालत में किसी पर पुरुष को घर लेकर आए। एक पति के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। वैसे भी आजकल विनी की हरकतों से वह काफी परेशान रहने लगा था। विनी बात बात पर उससे झगड़ने का बहाना ढूंढती रहती जो वह उसे नीचा दिखा सके। वह जब देखो कटाक्ष रहती। तुम भारतीय कितने भी पढ़ लिख क्यों ना जाओ, लेकिन रहोगे देहाती ही। आज जमाना कितना तरक्की कर रहा है और तुम वही अपने पुराने उसूलों में भटक रही हो। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता है मिस्टर। मैं आजाद खैलात की लड़की हूँ, तुम मुझे बांध कर नहीं रख सकते। बंधा हुआ तो संयम था, एक तरफ अपनी पत्नी से और दूसरी ओर अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से। वह दोनों को ही नहीं छोड़ सकता था। कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में इंसान अपना सुख चैन खो देता है।
संयम अभी तक पापा और अतुल अंकल की दोस्ती के कारण खामोश था। उसे विश्वास था कि एक दिन विनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि वह किसी की व्याहता पत्नी है। मगर नहीं, वह कितना गलत था। विनी बहुत आगे निकल चुकी थी। उसमें सुधरने के कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे थे। आज तो संयम के संयम ने भी उससे बेवफाई कर दी। वह और अपमान ना सह सका। उसने बिना किसी से एक शब्द बोले ही उसी समय हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। संयम ने तो घर छोड़ा, मगर अतुल यह दुख ना सह सके। उन्होंने जहान ही छोड़ दिया। जिस दिन उन्होंने बेटी की शादी की बात सोची थी, कितना खुश थे। रेखा, ये प्रमोद का बेटा संयम कैसा रहेगा हमारी विनी के लिए? अतुल ने पत्नी से पूछा। संयम तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन क्या हमारी विनी वापस भारत जाने के लिए तैयार हो जाएगी? अरे, उसे जाने की क्या जरूरत है? हम संयम को यहाँ बुला लेंगे। वह डॉक्टर है, उसे तो यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में फौरन नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो मिल जाएगी, परंतु सोच लीजिए, आप विनी की चाल ढाल तो देख ही रहे हैं। फिर प्रमोद भाई साहब मानेंगे बेटे को इतनी दूर भेजने के लिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि संयम भारतीय संस्कृति में पला बड़ा है। क्या वह दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे? तुम औरतें तो यूं ही चिंता करती हो। देखना, शादी के बाद हमारी विनी भी बदल जाएगी। आखिर वह मेरी बेटी है। हमें अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए। इस भरोसे के भरोसे ही तो इंसान क्या कुछ सोच लेता है। बस अतुल को यही गम ले गया कि प्रमोद ने आंखें मूंद कर यारी निभाई, मगर मैंने तोड़ दिया यार का भरोसा। अपने ही दोस्त के साथ धोखा किया है। बस इसी गम के साथ उन्होंने पत्नी को छोड़ मौत को सीने से लगा लिया। रेखा ने पति को तो खोया ही, वह बेटी से भी हमेशा के लिए दूर हो गई। अब बेटे से दूर होने का डर उसे सता रहा था। जब अपने पेट की जाई हुई अपनी नहीं रही तो कैथी तो पराई है, अंग्रेज है, बिल्कुल अलग माहौल में पली हुई। जब अपने ही बच्चे अपने ना रहे तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? किसी उम्मीद के टूटने से कितना दर्द होता है, यह रेखा से अधिक और कौन जान सकता है। वह सोचने लगी कि क्या अब बेटे का मुंह देखने को भी तरस जाया करेगी? पोते पोतियों को गोद में खिलाने की हसरत ही रह जाएगी। भारत वापिस भी तो नहीं जा सकती। लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है कि यहीं इसी देश में घूट कर जितनी जिंदगी बची है काट ली जाए। हाँ, वह जिंदगी ही तो काट रही है जब से यहाँ आई है, एक के बाद एक वज्रपात सहकर। जब खुशी से ज्यादा गम मिले तो उनको सहते हुए इंसान दर्द का दर्द भी भूल जाता है। पहले देश छूटा, फिर पति, अब बारी बारी से बच्चे भी अपना रंग दिखाकर दूर होते जा रहे हैं। अभी जो हो रहा था वह क्या कम था कि बेटे ने एक और झटका दे दिया। मॉम, आप तो जानती हैं कि कैथरीन माँ बाप की इकलौती संतान है। कैथी की मॉम चाहती है कि हमारी शादी चर्च में हो। आपको कोई ऐतराज तो नहीं? ऐतराज? रेखा हैरान होकर बोली। कैथरीन एक कैथोलिक लड़की है। कैथोलिक चर्च में शादी करने का मतलब जानते हो देव? तुम्हें भी हिंदू धर्म छोड़कर कैथोलिक बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारी शादी उस चर्च में संपन्न हो पाएगी। इसका मतलब तुम कैथरीन के लिए अपना धर्म भी छोड़ दोगे? मॉम, आप जानती हैं कि मैं धर्म वर्म को नहीं मानता। मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत ही मेरा धर्म है। मैं फिर कैथोलिक बनूं या हिंदू रहूं, क्या फर्क पड़ता है मॉम? रहूंगा तो आपका बेटा ही ना। अब बेटा भी कब तक रहोगे पता नहीं। रेखा ने अपने उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया। जब तुमने ठान ही ली है तो ऐतराज करके होगा भी क्या बेटा? शादी तुम्हारी है, जैसा ठीक समझो करो। रेखा अपनी उदासी छुपाते हुए बोली। उदासी बेटे ने तो नहीं दिखी, हाँ, कैथी की नजर से ना छुप सकी। उसे दोनों के वार्तालाप की भाषा तो ज्यादा समझ नहीं आई, क्योंकि बातें आधी इंग्लिश और आधी हिंदी में हो रही थी। फिर भी जो उसे समझना था वह समझ गई।
समझ तो देव नहीं पाया कैथी की बात को। देव कार में बैठने लगा तो कैथी बोली, देव, मैं सोचती हूँ कि हम पहले मंदिर में शादी करेंगे फिर चर्च में। क्या? आर यू मैड कैथी? प्लीज तुम कम ही सोचा करो तो अच्छा है। पहले ही हम बजट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और उस पर दूसरी शादी का खर्चा, यह तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? फिर जब मॉम को सब कुछ मंजूर है, तुमने देखा कि उन्होंने किसी बात पर भी ऐतराज नहीं जताया, तो फिर ये सब किस लिए? मंजूर है इसलिए तो। कैथी कुछ सोचते हुए बोली, तुम औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। कैथी ने अपने एक्सेंट से वाक्य पूरा कर दिया तो देव मुंह बनाकर रह गए। कैथरीन को रंग बिरंगी लहंगा चोली में दुल्हन के रूप में सजा देखकर देव मुंह बनाना भूल गए। यह कहना मुश्किल था कि वह भारतीय लिबास में दुल्हन बनी ज्यादा सुंदर लग रही थी या चर्च में सफेद गाउन में लिपटी हुई। दुल्हन किसी भी जाति या धर्म की क्यों ना हो, शादी के समय तो रूप निखर ही आता है। शादी हो जाने के बाद देव और कैथी के कहने पर भी रेखा ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। उसने सोचा, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो इतना लंबा समय कैसे व्यतीत कर पाएगी। देव और कैथी भी कुछ समय बाद अपने नए घर में चले गए थे। अब तो रेखा ने अकेले ही रहने की आदत भी डाल ली थी। फिर भी वह एक माँ है, बच्चों के इंतजार में कान हर समय दरवाजे पर ही लगे रहते। दरवाजे से अंदर आते हुए कैथी कुछ झुंझला कर बनावटी गुस्से से बोली, जल्दी करो देव, तुम तो मैथ्यू से भी छोटे हो, तैयार होने में इतनी देर करते हो। अरे मॉम के घर ही तो जाना है। देव जैकेट पहनते हुए बोले, हाँ तो मॉम के घर भी समय से पहुंचना चाहिए जनाब, जानते नहीं कि आज दिवाली है। मॉम बेचारी अकेले ही सारा काम कर रही होगी, तो वहां जाकर भी तुम कौन सा काम करने वाली हो? देव ने छेड़ते हुए कहा, आपकी तरह नहीं कि वहां पहुंचते ही छोटे बच्चे की तरह टीवी के सामने पसर जाओ और मम्मा पे हुक्म चलाने लगो। मॉम, एक कप चाय मिलेगी प्लीज? अरे हाँ, चाय से याद आया, इस बार तुम मॉम से अच्छी चाय बनाना जरूर सीख लेना। कैथी ने तकिया उठा कर जोर से देव की ओर फेंका, जिसे हंसते हुए देव ने रास्ते में ही रोक लिया। जब भी मम्मा के घर जाना होता, कैथी और देव की पहले से ही छेड़छाड़ शुरू हो जाती। छेड़छाड़ का मजा तो रेखा भी भरपूर लेती जब बच्चे घर पर होते। वह हमेशा बहू का साथ देती तो देव चिढ़ जाता। रेखा वैसे तो दिवाली की तैयारियों में बिजी है, मगर कान दरवाजे पर पोते की आवाज सुनने के लिए लगे हुए हैं। दादी माँ बाहर से ही मैथ्यू की आवाज आई तो रेखा लपक कर दरवाजे की ओर बढ़ी। घर तरह तरह के पकवान व सुगंधों से भरा हुआ था। हैप्पी दिवाली मॉम। बड़ी देरी कर दी बच्चों, रेखा प्यार से बोली। इस डैडी, दादी माँ, तुम्हारे डैडी तो है ही लेजी। यह मैथ्यू ताली बजाकर डैडी को चिढ़ाते हुए बोला तो देव उसके पीछे भागने लगे मारने के लिए। बच्चे यही तो चाहते हैं। अरे भाई, इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, मेरी तो भूख तेज हो रही है। चलो मॉम, जल्दी से पूजा की थाली तैयार करें। कैथी रेखा को रसोई घर की ओर ले जाते हुए बोली, जानती हूँ खाना देखकर तुम लोग सब कुछ भूल जाते हो। रेखा हंसते हुए पूजा की थाली सजाने लगी तो कैथी उनके हाथ से थाली लेकर बोली, मॉम, आज थाली मैं सजाऊंगी, आप मुझे बताइए क्या क्या रखना है। कैथी ने रेखा की सहायता से एक बड़ी सी थाली में रंग बिरंगी रंगोली भी बनाई। रंगोली देखकर मैथ्यू भी उसमें और रंग भरने लगा। बच्चों को तो वैसे भी रंग बिरंगी चीजें आकर्षित करती है। आकर्षित तो कैथी को दूर पड़ी मिठाई कर रही थी। रेखा किचन से पटाखे और मिठाई लेकर आई तो कमरे में बहू कहीं दिखाई नहीं दी। अरे यह कैथी कहाँ चली गई? अभी तो उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसकी मत पूछो मॉम, उसे तो यहाँ आते ही भूख लग जाती है। मैं सब सुन रही हूँ, आप मम्मा से मेरी जो भी शिकायत कर रहे हैं। कंप्यूटर रूम से कैथी बोली, जहाँ से संगीत की आवाज आ रही थी। मॉम, आरती शुरू होने वाली है, जल्दी से पूजा के लिए तैयार हो जाइए।
और हाँ, आज पूजा मैं करूंगी। तुम कैसे करोगी? नहीं नहीं, पूजा मॉम को करने दो, तुम्हें नहीं आती करनी, देव जल्दी से बोले। अरे भाई, नहीं आती तो मैं सिखा दूंगी, पूजा घर की बहू ही करती है बेटा। कैथी ने देव को जिफ दिखाकर पूजा की थाली अपने हाथ में ले ली और पास ही सोफे पे रखे स्कार्फ से अपना सिर ढककर जैसे जैसे मम्मा ने बताया बड़ी लगन से वह पूजा करने लगी। इतने में दूसरे कमरे से कंप्यूटर पर संगीत के साथ ओम जय जगदीश हरे आरती शुरू हो गई। कैथी भी अपने अंग्रेजी एक्सेंट में आरती के साथ स्वर से स्वर मिलाकर गाने लगी। पोते ने आगे बढ़कर सबके माथे पर चंदन का टीका लगाया। देव मुस्कुराते हुए खामोशी से ताली बजाते रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।